हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, पारितंत्र की अवधारणा एवं इसके घटक। इससे पहले देखते हैं हम आज का मोटिवेशनल कोट। सारी ज़िंदगी सोचते रहे कि चार लोग क्या कहेंगे, और फिर हम खुद सोचेंगे कि कुछ नहीं किया तो खुद से क्या कहेंगे। अगर हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहे कि चार लोग क्या कहेंगे और हमने हमारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया, तो हम ज़िंदगी भर खुद को भी कोसते रहेंगे कि हमने वो काम क्यों नहीं किया। तो हमें हमारे काम के लिए, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमें डॉक्टर बनना है, जो भी करना है, IAS बनना है, IAS बनना है, तो उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चलो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। पारितंत्र की अवधारणा किसने दी? एक ब्रिटिश पर्यावरणविद सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? AG टेंसले। सर्वप्रथम जो इकोसिस्टम जो है शब्द किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था, AG टेंसले ने दिया था। इन्होंने इकोसिस्टम को एक प्रकार का ऐसा भौतिक तंत्र माना जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक शामिल हों तथा लगभग क्या हो? स्थिर साम्य की अवस्था में हो। स्थिर साम्य की अवस्था क्या करता हो? प्रदर्शित करता हो। टेंसले के अनुसार पारितंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से? बायोम और आवास। बायोम में क्या होगा कि किसी स्थान पर समस्त वहाँ की वनस्पति एवं जंतु वहाँ पे शामिल होते हैं। किसके अंदर? बायोम में। और आवास में क्या होगा? वनस्पति एवं जंतु को छोड़कर उसका आसपास का सारा जो भौतिक वातावरण है वो इसमें शामिल होगा, आवास में शामिल होगा। पारितंत्र की व्याख्या। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। तो पहली बात करते हैं आकार की। साइज क्या है इसकी? पारितंत्र का आकार क्या है? नियत नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? ये क्यों है? ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह तय करता हो कि पारितंत्र की सीमाएं इससे कम होगी या इससे अधिक नहीं होगी। पारितंत्र का विस्तार किसके ऊपर डिपेंड करता है? अध्ययन करता, जो स्टडी कर रहा है उसके उद्देश्य पर। उसका उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि पारितंत्र का आकार क्या होगा। देखिए, एक छोटा सा तालाब एक पारितंत्र कहा जा सकता है। कब? जब वह सिर्फ तालाब के जीव जंतुओं वनस्पतियों के बारे में अध्ययन कर रहा हो। जैविक पदार्थ उपस्थिति हैं तथा सभी के बीच एक जटिल अंतरक्रिया होती है। अब देखिए क्या हो, यदि अध्ययनकर्ता कीटनाशकों के प्रभाव को अगर जानना चाहता है तो उससे उस तालाब के आसपास के खेतों को भी अपने पारितंत्र में शामिल करना पड़ेगा या उसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तालाब है उसके आसपास क्या होगा? कोई खेत होगा, कुछ होगा, तो वहाँ से भी क्या होंगे? जो पेस्टिसाइड वगैरह जो है यूज करते हैं हम कहाँ पर? खेतों के अंदर। तो वो कीटनाशक कहाँ से आएंगे? इन खेतों से भी आएंगे। तो उनको जो रिसर्चर है, जो अध्ययन करता है, उसको वहाँ के आसपास के जो खेत वगैरह हैं उनको भी उस पारितंत्र में शामिल करना पड़ेगा। अब देखते हैं सेकंड, अन्य पारितंत्रों से संबंध। रिलेशन विद अदर इकोसिस्टम्स। एक पारितंत्र निकट के अन्य पारितंत्रों से संबंध होता है क्योंकि यह पूर्णतः विलग या फिर आइसोलेटेड या क्लोज्ड नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? ये एक दूसरे पारितंत्र, जैसे हमने बात की कि ये एक तालाब था, इसके आसपास खेत वगैरह थे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इस तालाब का जो पारितंत्र है वो इन खेतों के पारितंत्र से क्या नहीं हो सकता? अलग नहीं हो सकता। कुछ प्रभाव खेत का किस पर पड़ेगा? तालाब पर पड़ेगा, और तालाब का खेतों पर पड़ेगा। अरे बात समझ में? अब नेक्स्ट, इस प्रकार पृथ्वी के अनेक पारितंत्र एक प्रकार का जाल या नेटवर्क बनाते हैं तथा समस्त पृथ्वी को एक प्रकार का बड़ा पारितंत्र माना जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? इकोस्फीयर या बायोस्फीयर कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बायोस्फीयर क्या है, इकोस्फीयर क्या है, तो आप बता देंगे कि अनेक पारितंत्र एक प्रकार का एक जाल बनाते हैं
तथा समस्त पृथ्वी को एक प्रकार का बड़ा पारितंत्र मानते हैं। इस बड़े पारितंत्र को हम क्या कहते हैं? इकोस्फीयर या बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए अब थर्ड हम अगर इस पे गुणों की बात करें तो पारितंत्रों में पदार्थ और क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि एक पारितंत्र का स्थलीय वितरण। ये स्थलीय वितरण क्या होता है? स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, कैसे होगा? देखिए अब इसको हम ये डायग्राम देखते हैं। 3 इनके अंदर क्या है? 3 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या होगा? यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? रैंडम। और एक तरीका क्या है? क्लम्प्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो कैसे हो सकती हैं? यूनिफॉर्म मतलब यहाँ 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 इस तरीके से जो है इनका पूरे या कह सकते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो क्या हो? इनका वितरण समान रूप से हो। रैंडम, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम। क्लम्प्ड मतलब किसी एक भाग में ही क्या हो? सीमित हो, तो वो क्या हो गया? क्लम्प्ड। तो हमें याद रखना है कि जो पारितंत्र हैं वो यूनिफॉर्म समरूप हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं और क्लम्प्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक पारितंत्र स्थिर, स्टेबल अथवा अस्थिर प्रकार का हो सकता है। ये स्थिर और अस्थिर कैसे हैं? देखिए अभी स्थिर पारितंत्र में कुछ उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, परंतु स्थिर जो है पारितंत्र स्वनियंत्रण या सेल्फ रेगुलेशन करने का क्या रखते हैं? गुण रखते हैं, जो क्या करते हैं? इन छोटे मोटे जो परिवर्तन आते हैं उनका प्रतिरोध करते हैं। इस प्रकार जो परिवर्तन है वो इसके प्रकार के परिवर्तनों की जो है प्रतिरोध करने की जो साम्य की अवस्था बनाए रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। सेम चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? एक समान रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक समान बनाए रखने का जो गुण है बॉडी का, तो वो भी क्या कहलाता है? सेम है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी। कुछ परिवर्तन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कुछ परिवर्तनों में समय के साथ एक निश्चित दिशा में क्रमिक बदलाव कुछ पारितंत्रों में समय के साथ एक निश्चित दिशा में क्या आता है? क्रमिक बदलाव आता है। यह बदलाव कैसे आएगा? यह परिवर्तन वातावरण के परिवर्तन या तंत्र में पाए जाने वाले जीवों के अंतर्जात गुणों के कारण आता है। अगर वहाँ की जलवायु चेंज हो जाए, जलवायु चेंज हो जाए, वहाँ के जो जीव हैं, जीव जंतु हैं वो चेंज हो जाए, ठीक। अगर कोई भी चेंज होता है तो पूरा का पूरा पारितंत्र भी चेंज होता है। अतः समय के साथ तंत्र की वनस्पति, जंतु आदि बदल जाते हैं, ठीक है, और पूरा पूरा पारितंत्र बदल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम सक्सेशन कहते हैं या अनुक्रमण कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये हमने 12th क्लास में पढ़ा अच्छे से। इस क्रम का अंत तब होता है जबकि साम्य की अवस्था, ठीक है, ये क्रम तब तक चलता रहता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कब तक? क्लाइमेक्स, जब तक चरम अवस्था नहीं आ जाती तब तक ये जो है अनुक्रमण चलता रहता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अब क्या है? पारितंत्र के घटक क्या क्या हो सकते हैं? तो इन्हें 3 घटकों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा। अब बात करते हैं जैविक घटकों की। जैविक घटक जो हैं क्या क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, आ रही बात समझ में, और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, आ रही बात समझ। नेक्स्ट, अब जो है जैविक घटकों को हमने क्या भाग, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से में? उत्पादक और उपभोक्ताओं में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उन्हें हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? मैक्रो कंज्यूमर एवं माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो मतलब बृहद उपभोक्ता और ये सूक्ष्म उपभोक्ता।
ठीक है। जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अब देखिए मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में कौन कौन आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, मतलब जो पादप हैं। अभी हम पहले एक बार देखते हैं प्रोड्यूसर कौन होगा, पहले तो यहाँ देखते हैं प्रोड्यूसर कौन होगा, जो उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न करने या सूर्य है, तो सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है उसको कौन कन्वर्ट करता है, पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक हो गए। ठीक है, इनको खाने वाले कौन होंगे, गाय भैंस, ठीक है, इस तरीके से बकरी वगैरह। तो जो शाकाहारी जंतु होंगे, शाकाहारी जो जंतु होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। तो प्राथमिक क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हें क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे, जो क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है, या इनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो वो क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होंगे, जो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होंगे, स्कैवेंजर्स क्या हैं, जो क्या करेंगे, सभी जो हैं सड़े गले पदार्थों को खाएंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्कैवेंजर्स बोलेंगे। देखिए इसको हम और अच्छे से देख सकते हैं। और इधर क्या है हमारे माइक्रो कंज्यूमर्स, ये क्या हैं, डीकम्पोजर्स, मतलब अपघटनकारी जो होते हैं, अपघटनकारी या फिर अपघटन करने वाले जो हैं वो कौन कौन होंगे, बैक्टीरिया और फंगस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जैविक घटकों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु यह वर्गीकरण उनके वर्णकीय लक्षणों, टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स के आधार पर न होकर उनको पारितंत्र में निभाई गई भूमिका के आधार पर होते हैं। इस प्रकार जो घटक सूर्य के प्रकाश से जटिल कार्बनिक पदार्थों को बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उत्पादक कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा से जटिल जो हैं कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादकों का भक्षण करते हैं या अपरोक्ष रूप से इन पर निर्भर रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं या फिर कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बात, उपभोक्ता की बात हो गई। जटिल कार्बनिक पदार्थों को पुनः सरल छोटे छोटे जो पदार्थ हैं उनमें जो बदल देते हैं या तोड़ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं या फिर डीकम्पोजर कहते हैं। नेक्स्ट, अजैविक घटकों में पारितंत्र के सभी पोषक पदार्थ जैसे पदार्थ, गैसें आदि शामिल हैं। अजैविक घटकों के अंदर सभी पदार्थ हैं। ऊर्जा को भी इसका भाग मानकर या इससे अलग अध्ययन किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ एवं खाद्य जाल, ये क्या होते हैं, पारितंत्र में उत्पादक वनस्पतियों पर अन्य जीव निर्भर रहते हैं। इनमें से कुछ सीधे इनका भक्षण करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये पेड़ पौधे हैं, तो ये बड़े पेड़ पौधों को कौन खाएगा, ये हिरण खाएगा। ठीक है, इस हिरण को कौन खाएगा, ये टाइगर खा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ कौन था, ये छोटे पेड़ पौधे हैं जिनको कौन खाएगा, ये कीट पतंगे खा जाएंगे। इन कीटों को कौन खाएगा, मेंढक खा जाएगा। इस मेंढक को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा, सांप खा जाएगा। और इसको कौन खा जाएगा, गिद्ध खा जाएगा। ठीक है, वल्चर। तो अब देखो इधर क्या थे,
छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इनको कौन खा रहा है? बिच्छू खा रहा है। बिच्छू को कौन खा जाएगा? मछली खा जाएगी, ठीक है। और मछली को कौन खा जाएगा? वापस जो हंस वगैरह होते हैं वो खा जाएंगे, ठीक है, बुगले वगैरह, तो ये खा जाएंगे। इस तरीके से देखिए आप, ये क्या है? खाद्य श्रृंखला बनती है कि एक जो है पोषक पदार्थ जो बना रहा है उसको कोई दूसरा खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ पौधों को कौन खा रहा था? हिरण। हिरण को कौन खा रहा है? टाइगर। ये क्या है? एक श्रृंखला बन रही है, इसको क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। देखिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पे चूहे, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता? देखो अगर हम इस डायग्राम में ढूंढना चाहें कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है, तो देखो ये उत्पादक हैं, उत्पादकों को खाने वाला क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो यहाँ पे कौन होगा प्राथमिक उपभोक्ता? हिरण हो जाएगा। इस वाले श्रृंखला में कौन हो जाएगा? ये कीट हो जाएगा। और इस वाले में ये बिच्छू हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि जो उत्पादक हैं उन्हें कौन खा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो उत्पादकों को खा रहे होता है। तो हमें सीधे सीधे याद रखना है, जैसे चूहे, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस, ये सारे क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। कुछ अन्य जंतु इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। अब इनको खाने वाला कौन होगा? जैसे लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, पैंथर हो सकता है, ये क्या होंगे? मांसाहारी तो होंगे ही, मांसाहारी जंतु होंगे। उच्चतम मांसाहारी या टॉप कार्निवोर भी इनको कहते हैं। तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं के बीच अन्य कड़ियाँ पाई जाती है। देखो प्राथमिक, यहाँ हम लिख लें इसको, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता और जो क्या है मांसाहारी या कहेंगे हम तृतीयक उपभोक्ता, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक कड़ी पाई जाएगी, ठीक है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, इनको क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक उपभोक्ता या कौन? तृतीयक उपभोक्ता कहा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी क्या है? खाद्य श्रृंखला है। अगर देखो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है हमारा, इसमें कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता ये है, और ये क्या है? सीधा तृतीयक या टॉप कार्निवोर बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें सेकंड वाले की, तो इसमें कौन होगा? यहाँ देखो ये क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर, और ये हो गया टॉप कंज्यूमर। आ रही बात समझ में? इसमें देखो ये कौन हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, और ये टॉप। तो सब क्या है? जिस खाद्य श्रृंखला के अंदर खाद्य श्रृंखला कैसी है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी प्राइमरी उपभोक्ता कौन है और सेकेंडरी कौन है और टॉप कौन है। देखिए अब आगे, इस प्रकार उत्पादक का भक्षण प्राथमिक उपभोक्ता करता है तथा यह स्वयं द्वितीयक उपभोक्ता का शिकार हो जाता है, और खाद्य पदार्थों की यह श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। देखिए वास्तव में एक पारितंत्र में भोजन और भोज्य, ठीक है, भोजन और जो उसको करने वाला खाने वाला है उसका संबंध इतना सीधा व सुलझा हुआ नहीं होता है जितना अभी हमने देखा डायग्राम में। जब पारितंत्र के भोजन और भोज्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो एक श्रृंखला के स्थान पर क्या बनता है? एक जाल जैसा नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। ये देखिए आप, अब इन जो तीनों डायग्राम थे हमने उनको मिक्स कर दिया, तो देखो क्या बनेगा? ये खाद्य जाल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई देखो ये टाइगर है, वो इस जो है इसको खा सकता है, जो ये बुगले वगैरह होते हैं, हंस होते हैं, इनको भी खा सकता है। ये छोटे जो छोटे हिरण वगैरह हैं इनको भी खा सकता है, ठीक है। तो ये जो टाइगर है वो एक ही जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कई जो हैं जगह पाया जा सकता है। जैसे ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है, और ये कभी कभी टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। सेम जैसे देखो आप
ये हमारा क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इसको कौन खा रहा था, ये बकरी खा रही है हमारी। बकरी को डायरेक्ट कौन खा सकता है, लायन खा सकता है, ये टाइगर खा सकता है। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये यहाँ पर सेम है, ये बकरी वगैरह को कौन खा सकता है, पहले ये छोटे भेड़िए वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक नेटवर्क बनता है। अब ये जो सांप है यहाँ पे देखो, ये सांप किसको खा सकता है, इस मेंढक को भी खा सकता है, ये चिड़िया को भी खा सकता है, इस छोटे चूहे को भी खा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। देखो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं इस सांप के लिए, तो 1 नंबर पे ये तो क्या हो गया, हमारा उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, ये, ठीक है, ये चूहा हो जाएगा। इसको खाने वाला कौन है, तीसरा ये हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो प्राइमरी उत्पादक कौन हो गया इसमें, उत्पादक तो ये है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, ये चूहा हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी कौन हो गया, ये हमारा सांप हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में देखो आप, यहाँ पे प्राइमरी उत्पादक ये कौन हो गया, प्राइमरी उपभोक्ता कौन हो गया, ये हो जाएंगे यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, ये छोटे छोटे कीट हो जाएंगे। फर्स्ट लिख देते हैं इसको, एक बार इसको सब कुछ मिटा देते हैं, पहले सब कुछ समझ नहीं आएगा वरना। ये देखो अब देखो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। यहाँ पर ये 3 नंबर पे खा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और ये इसको कौन खाने वाला कौन है, ये 4 नंबर पे, तो इसको बोलेंगे अब ये क्या हो जाएगा, टॉप कार्निवोर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो जीव है वो पूरी खाद्य जाल में किसी, कभी क्या हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से वाले जो जीव है उसको वो खा रहा है या भोजन के रूप में उपयोग ले रहा है। अब बात करते हैं हम ऊर्जा के प्रवाह की। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ एनर्जी, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के उत्पादक या उपभोक्ता प्रत्येक स्तर को एक पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाना जाता है या दिया जाता है। इस प्रकार एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है तथा इसका स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा के जाने को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। देखिए पूरे जो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। अब जो सूर्य का प्रकाश है वो किसके पास आएगा, प्राथमिक उत्पादकों के पास आएगा। उत्पादकों के बाद किस में जाएगा, शाकाहारियों के पास जाएगा। शाकाहारियों से कहाँ जाएगा, मांसाहारियों के पास। और शीर्ष, उसके बाद शीर्ष मांसाहारियों के पास जाएगा। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम आपने बचपन में पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने जो बॉक्स बना के देखे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल। आ रही बात समझ में। अब देखो ये है एक तरफा, ये कैसा हो सकता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, एक तरफा होता है, एक दिशा में होता है तथा प्रत्येक स्तर पर बहुत सी, ठीक है, 90% ऊर्जा अन्य उच्च स्तरों के उपयोग के लिए क्या हो जाती है, अनुपलब्ध हो जाती है। तो बताइए फिर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा जाती है। अगर 90% खत्म हो जाती है तो कितने प्रतिशत फिर जाती है। और इसका कोई नियम है, नियम का नाम अगर आपको याद है तो बताइए। इसको क्या बोलते हैं, 10% रूल बोलते हैं, दक्षांश का नियम बोलते हैं, याद रखना। यह है ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अगर ये 90% गायब हुई है, हम कह रहे हैं कि 90% अनुपलब्ध हो जाती है, तो जो पेड़ पौधे ऊर्जा ले रहे थे सूर्य से, तो वो क्या करेंगे, इसके जो पेड़ पौधे क्या गाय भैंस के लिए थोड़ी खा रहे हैं, वो खुद के जो हैं शरीर के निर्माण के लिए, खुद के जो जीवन है उसके लिए भी चला रहे हैं। गाय भैंस क्या है, शेर के लिए थोड़ी खा रही है हमेशा,
ठीक है। तो ये जो खुद भी अपना जीवन जला रहे हैं उसमें भी क्या हो रही है, जो 90% ऊर्जा है वो इसी में खर्च हो रही है। जो अगले पोषक स्तर है उस तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वरन अन्य रूपों में बदलने के कारण उच्चतर स्तरों को अनुपलब्ध हो जाती है या उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पारिस्थितिकीय पिरामिडों की। ये क्या है, पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर 3 प्रकार के पिरामिडों को दर्शाया जाता है। ये क्या हो सकते हैं, बायोमास के हो सकते हैं, नंबर के हो सकते हैं और ऊर्जा के हो सकते हैं। जैव द्रव्यमान, संख्या और ऊर्जा, तीनों के क्या बना सकते हैं हम, पिरामिड बना सकते हैं। देखिए, प्रत्येक पोषक स्तर की संख्या या द्रव्यमान या ऊर्जा को एक आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी पैमाने पर अन्य स्तरों के द्रव्यमान आदि का निरूपण किया जाता है। अंततः हमें एक सीधा या फिर एक उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। देखिए, पारिस्थितिकीय पिरामिडों को पारिस्थितिकविज्ञ कौन थे, चार्ल्स एल्टन, हमें याद रखना है, के सम्मान में एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। किसने बताया था, याद रखना है, चार्ल्स एल्टन ने। तो इनके नाम पर इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, एक पिरामिड दिया गया है। यह कह सकते हैं इसको इकोलॉजिकल पिरामिड, जहाँ सबसे नीचे, ठीक है, ये सबसे नीचे क्या है, उत्पादक। तो ये अगर आपसे अगर पूछ ले कि ये किसका पिरामिड है, संख्या का है, बायोमास का है या फिर ऊर्जा का है, तो देखो अगर हम इसको संख्या का मानते हैं तो क्या है, उत्पादक क्या होंगे, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होंगे, बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे बड़ा है बॉक्स। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता उनसे कम होंगे, द्वितीयक उनसे भी कम होंगे और तृतीयक उनसे कम होंगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा पोषी स्तर या फिर ऊर्जा के पिरामिड हैं। देखिए अब आगे, पोषक पदार्थों का चक्रण, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है तथा पदार्थ उत्पादकों से उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं। उत्पादकों को ये पोषक पदार्थ मृदा से प्राप्त होते हैं तथा जो CO2 है, वो जो गैस है, जो वो कहाँ से, हमेशा वातावरण से ही मिलेगी। देखिए, अंततः अपघटक या डिकम्पोजर उत्पादकों या उपभोक्ताओं का अपशिष्टों का अपघटन कर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में तोड़कर पुनः उत्पादकों को उपलब्ध करवा देते हैं। आ रही बात समझ में। इस प्रकार विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, फॉस्फोरस, सल्फर, जल आदि का पारितंत्र में चक्रण होता रहता है। ये एक पेड़ पौधा है, ठीक है। अब इस पेड़ के ऊपर, ये पेड़ है, इस पेड़ के खाने वाले कौन थे, जैसे एक बकरी है, तो ये बकरी जब मरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो अपघटक हैं या फिर ये पेड़ भी क्या हो जाएगा, जब नीचे इसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगा, तो क्या होगा, अपघटक वो क्या करेंगे, इसको वापस क्या करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इनके अंदर वापस कन्वर्ट कर देंगे और वापस ये क्या हो जाएंगे, उत्पादकों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो यही क्या है, पारितंत्र में चक्रण, किसका, पदार्थों का, पोषक पदार्थों का और ऊर्जा का। देखिए आगे, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक पदार्थों का और खनिजों का चक्रण पारितंत्र की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक तो ऊर्जा प्रवाह होगा और पोषक पदार्थ और खनिजों का चक्रण हमेशा होगा। तो ये क्या है, पारितंत्र की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।